गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे पाश्चात्यकरण या पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम बात करें पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखें सामाजिक जीवन और संस्थाओं को इसने सबसे अधिक प्रभावित किया। तो सामाजिक जीवन और संस्थाओं को कैसे इसने प्रभावित किया, हम उसको देखें। तो ये जो परिवर्तन थे, ये भारतीय जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जाति प्रथा थी, जाति व्यवस्था वाली जो संस्था है, परिवार है, विवाह है, इनको इसने बहुत अधिक प्रभावित किया। और यहाँ पर जो कुछ परिवर्तन आए, उसी के आधार पर परिवर्तन आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात करें हम सामाजिक जीवन और संस्थाओं पर प्रभाव के अंतर्गत जाति प्रथा पर पड़ने वाला प्रभाव। भारत की अगर हम जाति व्यवस्था को देखें तो खंडात्मक विभाजन पर आधारित जाति व्यवस्था वो थी। लेकिन खंडात्मक विभाजन में उच्चता और निम्नता की व्यवस्था थी। छुआछूत वहाँ पर बहुत अधिक था। उच्च वर्ग और निम्न जो जातियाँ समूह थी, उच्च जाति समूह, निम्न जाति समूह, इनमें मेलजोल संभव नहीं था। व्यवसाय भी जो थे वह परंपरागत थे, जातिगत व्यवसाय निश्चित थे। हर जाति की अपनी पंचायत हुआ करती थी और समाज में व्यक्ति को ये जो पंचायत थी वह गलत कार्य करने के लिए दंड कर देती थी। परंतु जब पश्चिमीकरण को भारतीय समाज ने अपनाना प्रारंभ किया तो इसका प्रभाव भारत की जाति की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर संरचनात्मक और संस्थात्मक दोनों ही तरह से इसको प्रभावित किया। अब जाति व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो छुआछूत संबंधी जो नियम है वह बहुत अधिक कठोर जो नियम थे वह नहीं रहे। जाति व्यवस्था में बहुत सारे जो प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को उन्होंने धीरे धीरे समाप्त किया। जजमानी प्रथा समाप्त हो गई। उसी आधार पर खान पान संबंधी जो निषेध थे वे खत्म हुए। जाति पंचायतें जो थी वो खत्म हुई। उच्चता और निम्नता की जो भावना जाति व्यवस्था के साथ में विद्यमान थी उसको खत्म करने का कार्य इन्होंने कहा। पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण अनेक सुधारात्मक आंदोलन जो यहाँ पर उत्पन्न हुए, उन आंदोलनों ने मानवतावाद जो था उसको प्रबल किया और इसी कारण हम कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वह शिथिल होने लगी। दूसरी बात हम कहते हैं परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज के अंतर्गत देखें तो संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। एक परिवार में 3 या 4 पीढ़ी के जो लोग थे वो एक साथ रहते थे। इनकी सामूहिक संपत्ति होती थी। सामूहिक रूप से भोजन और आवास की व्यवस्था वहाँ पर रहती थी। और परिवार का जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, पुरुष, वह उसका मुखिया होता था और वही उसको परिवार को नियंत्रित करने का कार्य करता था। लेकिन जब पश्चिमीकरण आया तो इसका प्रभाव क्या हुआ, यहाँ पर व्यक्तिवादिता हो गई। अर्थात समूह की जो परंपरा थी कि सामूहिक रूप से एक साथ रहना है, वो धीरे धीरे समाप्त होकर के व्यक्तिवाद के ऊपर आ गए। भौतिकतावाद जो है वह बड़ा, आध्यात्म कम होता गया और भौतिकतावाद वहाँ पर बढ़ता चला गया। समानता के मूल्यों का विकास यहाँ पर हो गया। नई पीढ़ी जो है वह अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहने लगी और अपने अधिकारों के प्रति स्पष्ट होकर के बोलने लगी। व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वह सामूहिक स्वार्थ से ऊपर होने लगा और धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी वह टूटने लगी और अब उसके स्थान पर एकाकी परिवार की जो व्यवस्था है वह हम देखने लगे। और इस एकाकीकरण की जो परिवार की जो व्यवस्था है उसको नगरीकरण और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसने भी अधिक प्रभावित किया, क्योंकि उद्योग जो थे वह गांवों से दूर शहरों में लगने लगे और व्यक्ति रोजगार की तलाश के अंतर्गत परिवार से दूर शहरों में आकर निवास करने लगा। तो एकाकी परिवार जो है वह संयुक्त परिवार की जगह हम देख रहे हैं। और भौतिकतावाद, स्वतंत्रता, ये परिवार के अंतर्गत बहुत अधिक बढ़ने लगी। उसके बाद हम देखें विवाह के ऊपर प्रभाव। तो पश्चिमीकरण का प्रभाव जो हमें विवाह संस्था के ऊपर भी देखते हैं। प्राचीन परंपरा में विवाह अपनी जाति के अंतर्गत होता था। विवाह का अर्थ 2 परिवारों के मध्य संबंधों के साथ में जुड़ा हुआ था। किंतु वर्तमान समय में पश्चिम के प्रभाव के कारण हम देखें शिक्षा के अंतर्गत आशातीत वृद्धि हुई है। व्यक्ति
प्रगतिवादी बन गया है और आज का युवा जो है, युवा या युवती कहें, पढ़ा लिखा होकर के जीविकोपार्जन करने लगे हैं और यहीं से विवाह के अंतर्गत परिवर्तन आने लगा है। अब लड़का या लड़की स्वयं अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए सहमति दे रहे हैं। प्राचीन मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य नहीं रहा। प्रेम विवाह जो है वह वहाँ पर देखा जा सकता है। बाल विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, कुलीन विवाह आदि की जो मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है। पाश्चात्य का प्रभाव यह हुआ कि बाल विवाह कम हुए और विधवा पुनर्विवाह को समाज के अंतर्गत मान्यता मिलने लगी। विलंब विवाह में वृद्धि अर्थात विवाह की जो आयु है वह बहुत अधिक बढ़ी और उससे भी जो कानूनन आयु है उससे भी बहुत समय पश्चात जो है विवाह होने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें हम कहें तो विवाह के जो स्वरूप है, उसका दृष्टिकोण जो है देखने का, उसके अंतर्गत परिवर्तन आया है। उसके बाद हम बात करें महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत परिवर्तन आया है। परंपरागत समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी। समाज में अनेक कुरीतियाँ जो थी वो वहाँ पर हम देख सकते हैं। सती प्रथा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह पर नियंत्रण, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि जो थी वो भारतीय समाज के अंतर्गत देखी जाती हैं और स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र था वह घर के अंतर्गत ही सीमित था। पश्चिमीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ, स्त्रियां शिक्षित हुई, घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके वे काम करने लगी, आर्थिक स्थिति जो है वह सुदृढ़ हुई, पुरुषों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगी और उनमें नवीन चेतना जो है वह जागृत हुई, जिसके कारण उनकी पारंपरिक स्थिति के अंतर्गत थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला। समाज सुधार आंदोलनों के कारण जो विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं भारतीय समाज के अंतर्गत प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं थी, वो सब यहाँ पर अब स्वीकृत होने लगे। नेक्स्ट हम देखें इसी में तो संस्कृति जो है उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। पश्चिमीकरण के कारण हमारे खान पान और रहन सहन के जो व्यवहार प्रतिमान थे वे परिवर्तित हो गए। अब जो उच्च वर्ण था ब्राह्मण, उसके अंतर्गत हम देखें तो मांस, मदिरा, सिगरेट और व्यसनों का प्रारंभ हो गया। सात्विक भोजन के स्थान पर तामसिक भोजन हो गया, प्रयोग शुरू हो गया। वहाँ पर भोजन से पूर्व स्नान की व्यवस्था थी, पूजा पाठ के अंतर्गत विद्यमान थे, भारतीय वेशभूषा जो थी उसको धारण करते थे, जनेऊ था वो धारण करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों में अब परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। व्यक्ति टेबल कुर्सी पर बैठ करके भोजन कर रहा है, जूते पहन करके भोजन कर रहा है, बाहर रेस्टोरेंट के अंतर्गत रेस्तरां में जा कर के और खाना खा रहा है। ये बातें स्वाभाविक या आम जीवन का हिस्सा बनती चली गई। धोती कुर्ता जो यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग पहना करता था उसके स्थान पर कोट पैंट आ गया। स्त्रियों की जो पोशाक है वह भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी है। फैशन का प्रभाव देखें तो भारतीय संस्कृति के ऊपर देखा जा सकता है। हमारे जो शिष्टाचार संबंधी संबोधन थे वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। चरण स्पर्श की प्रथा है वह समाप्त हो गई। आजकल कोई भी व्यक्ति को आप देखो तो हाय हेलो का जो सिस्टम है वह वहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो हमारी संस्कृति के जो मूल हिस्से थे वो मूल हिस्सों में आशातीत परिवर्तन वहाँ के अंतर्गत आया है, जो कि एक तरह से नकारात्मक स्थिति को चित्रित करता है। नेक्स्ट देखें राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। पश्चिमीकरण के कारण भारत की अनेक रियासतें, पश्चिमीकरण से पूर्व की अगर हम बात करें तो भारत जो था वह अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था और सामंती व्यवस्था यहाँ पर देखी गई। शासन का कार्य जो था वह राजा के माध्यम से होता था या सामंतों के माध्यम से किया जाता था। नियम कानून जो थे वह धार्मिकता के साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन पश्चिमीकरण के कारण यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आधुनिक प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली का जो स्वरूप विकसित हुआ वह पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण हुआ। नई शिक्षा प्रणाली, प्रेस, अखबार आदि के कारण लोगों में
जन चेतना विकसित हुई, उनमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और भारत एक संगठित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया, जिसने अंग्रेजों को ही जड़ से मिटाने का कार्य किया। भाषावाद, प्रांतीयवाद, क्षेत्रीयवाद, नौकरशाही, सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसी कुत्सित भावनाएं हम कहें तो वह भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स की ही देन है। भारत हिंदू और मुस्लिम दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं का उदय भी यहाँ पर पश्चिमीकरण की ही देन के रूप में देखा जा सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमीकरण का अत्यधिक प्रभाव जो है वह देखा जा सकता है। पश्चिमीकरण ने ही भारत को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता, समानता जैसी जो विचार हैं उनसे परिचित कराने का कार्य किया और इन्हीं के कारण हम कहें तो आगे कार्य बढ़ोतरी हुई। धार्मिक जीवन पर प्रभाव की हम बात करें तो भारत के अंतर्गत जो धार्मिकता का प्रभाव था वह बहुत अधिक गहरा था। वैदिक मंत्रों का स्थान जो है वह अब कर्मकांडों ने यहाँ पर ले लिया था। एक वर्ग विशेष को अनेक अधिकार प्रदान किए गए थे। लोगों में देवी देवताओं की आस्था बढ़ी और धीरे धीरे अंधविश्वासी और रूढ़िवादी होते चले गए। लेकिन पश्चिमीकरण की शिक्षा के प्रभाव से लोगों में जन चेतना विकसित हुई। अनेक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन हुए। ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने धर्म के उपयोगी पक्ष और मानवतावादी दृष्टिकोण से परिचित कराने का कार्य किया। धार्मिक कर्मकांडों का खंडन किया। लोगों में इस कारण ईश्वर में आस्था कम हुई, रूढ़िवादिता समाप्त हुई और तर्कवाद का जो है वह विकास यहाँ पर देखा जा सकता है। तो पश्चिमीकरण ने धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है उसको भी यहाँ पर लोगों के बीच में विकसित करने का कार्य किया। नेक्स्ट हम देखें शिक्षा पर प्रभाव। तो भारत के अंतर्गत प्राचीन काल में अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा गुरुकुल में जा कर के ली जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत विद्या अध्ययन का कार्य होता था और यह शिक्षा का कार्य ब्राह्मणों तक सीमित था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और उन्हें अपना राजकार्य चलाने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो उन्होंने भारतीय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाने का प्रयास किया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं को खोला ताकि भारत में कार्य करने के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के पढ़े लिखे बाबू प्राप्त हो सकें। इन शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करके लोग राजकार्य में सहयोग करने लगे। राजकीय सेवा में उन लोगों को वरीयता प्रदान की जाने लगी। शिक्षा ग्रहण कर भारतीय लोगों की जीवन शैली के अंतर्गत परिवर्तन आया। उनके विचार, आदर्श और मूल्यों में परिवर्तन आया और इस शिक्षा से धर्मनिरपेक्षवाद, विज्ञानवाद, उदारवाद, प्रजातंत्रवाद, तार्किकता, समानता और स्वतंत्रता के आदर्श जो हैं वह धीरे धीरे भारतीय समाज में विकसित हुए। अंधविश्वासों, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों का अंत होना प्रारंभ हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी धर्म के आधार पर हो रही बुराइयों को रोकने का कार्य करना प्रारंभ किया। शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज जो है वह प्रगतिशील बना। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन आदि का विकास इसी शिक्षा का परिणाम हम कह सकते हैं। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को प्रबुद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है, परंतु जो कमी वहाँ पर देखी जा रही है कि जो प्राचीन ज्ञान हमारे पास था वह ज्ञान धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है और हम नई तकनीकी चीज़ें जो कि हमारे वेद पुराणों में पहले से ही मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनको हम भूलते जा रहे हैं। साहित्य पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो साहित्य के ऊपर भी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में राष्ट्रीय साहित्य का प्रारंभ पश्चिमीकरण से
पहले हो चुका था। बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद आदि ऐसे लोग हैं, टैगोर आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत रचनाएं लिखी हैं। गद्य शैली का विकास भारत में हो चुका था, लेकिन पश्चिमीकरण के कारण इसके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत साहित्य लिखा जाने लगा। वहाँ का जो साहित्य था अंग्रेजी भाषा का, उसका अनुवाद हिंदी भाषा के अंतर्गत होने लगा। जो भारतीय लेखक और कवि थे वे पश्चिमी शैली का अनुसरण करके और अपना साहित्य लिखने लगे। हिंदी में छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद का विकास अंग्रेजी की जो विचारधारा थी उसी के समानांतर यहाँ पर देखा जाने लगा। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला प्रसाद आदि ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद और रहस्यवाद जो है वहाँ से लेकर के और अपनी कविताएं लिखी है। ईसाई धर्म ने अपने प्रचार के लिए प्रादेशिक भाषाओं की लिपि और व्याकरण को तैयार किया। प्रेस खुला, अखबार का प्रकाशन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। विदेशी विद्वानों ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया। संस्कृत साहित्य को जन सामान्य तक पहुँचाने का कार्य भी इन्होंने किया। अब भारत के अंतर्गत रोमांटिक नॉवेल्स जो हैं वो लिखे जाने लगे, यात्रा वर्णन जो था वह लिखा जाने लगा। तो हम कहते हैं कि साहित्य भी जो है वह इससे अछूता नहीं रहा। नेक्स्ट हम देखें आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव। तो भारतीय आर्थिक व्यवस्था जो थी वह मुख्य रूप से ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था थी। यहाँ पर कुटीर उद्योग धंधे और कृषि के ऊपर आधारित थी। कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार अपना उत्पादन करते थे। साप्ताहिक मेले में अपनी उत्पादित वस्तुएं बेचते और खरीदते थे, ज़रूरत की वस्तुएं। लेकिन पश्चिमीकरण के कारण बड़े बड़े कल कारखाने विकसित हो गए और कारखाने विकसित होने के लिए हुए, जिसके कारण जो भारतीय कुटीर उद्योग धंधे थे उनके ऊपर विपरीत प्रभाव यहाँ पर पड़ा। किसानों द्वारा तैयार किया गया माल मशीनों द्वारा तैयार किए गए माल की तुलना में कमज़ोर दिखने लगा। औद्योगिकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। किसानों ने भी कपास, जूट, गन्ना, तिलहन आदि जो थे उसकी खेती करना प्रारंभ कर दिया। कृषि में आधुनिक यंत्र, रासायनिक खाद और हम जो कहें विदेशी बीज जो हैं उनका प्रचलन यहाँ पर देखा जाने लगा। नई भूमि व्यवस्था जो है यह विकसित यहाँ पर हुई। आर्थिक संरचना पर इसका प्रभाव पड़ा। कृषकों के लिए लगान देना आवश्यक हो गया और इससे उनमें ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी। जो भारतीय समूह अब तक आत्मनिर्भर हुआ करता था वह आर्थिक रूप से अब पिछड़ा हो गया और उसके ऊपर ऋणग्रस्त। अब उस समूह ने अपनी जो कृषि कार्य था उसको छोड़ करके दूसरे कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया। भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व अब होने लगा। जमींदारी प्रथा के कारण अनेक समस्याएं सामने आने लगी और इस कारण से अब जो स्थिति थी वह पूंजीवादी व्यवस्था उत्पन्न हो गई और जो आर्थिक कार्य था वह पूंजी के साथ में जुड़ता हुआ चला गया। पश्चिमीकरण के कारण नगरों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के कारण व्यापार बढ़ने लगे। श्रम विभाजन की जो व्यवस्था थी वह यहाँ पर देखी जाने लगी। श्रमिकों को उनके श्रम का जो आय मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिलने लगा और इसके कारण मालिक और श्रमिकों के मध्य संघर्ष बढ़ा। हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, काम रोको जैसी जो स्थितियां हैं वह यहाँ पर उत्पन्न होने लगी। मजदूर संघों का विकास यहाँ पर हुआ। तो पश्चिमीकरण के कारण एक पूंजीवादी व्यवस्था जो थी उसका विकास धीरे धीरे भारत के अंतर्गत देखा जाने लगा। जो अर्थव्यवस्था अपने आप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संपन्न अर्थव्यवस्था थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और इसके कारण लोग अपने घरों से दूर बाहर आकर के कार्य करने लगे, जिसके कारण समाज में बेकारी, गरीबी, भिक्षावृत्ति, कुपोषण, वेश्यावृत्ति, मद्यपान जैसी समस्याएं
धीरे धीरे विकसित होना प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट, ललित कलाओं पर प्रभाव। पश्चिमीकरण का प्रभाव हम देखें तो भारत की जो ललित कलाएं हैं अर्थात स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि इन क्षेत्रों के ऊपर भी पड़ा। स्थापत्य कला से के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें तो क्या प्रभाव आया कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अनेक भवनों का निर्माण हुआ जिन पर विक्टोरिया युग की स्थापत्य कला की छाप है। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, दिल्ली, मैसूर, कलकत्ता में अनेक भव्य इमारतें और मंदिर इस स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। भारत में आरसीसी का जो चलन है वह ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हम उसको देखते हैं। बड़े भवन, बड़े बड़े कमरे, विशाल कमरों का जो प्रचलन है उसको हम ब्रिटिशर्स की देन स्थापत्य कला के अंतर्गत मानते हैं। चित्रकला की हम बात करें तो चित्रकला भी यहाँ पर प्रभावित हुई। पश्चिम के प्रभाव से भारत में बड़े बड़े कला केंद्रों की स्थापना हुई। मॉडर्न आर्ट जो है वह पूर्ण रूप से पश्चिमी शैली की देन कही जा सकती है। प्रारंभ में चित्रकला जन्मजात गुण के रूप में स्वीकार की जाने लगी, लेकिन अब इसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर स्थापित होने लगे और व्यक्ति उन कार्यों को करना सीखने लगे। पश्चिमी प्रभाव से औद्योगिक बस्तियाँ और उनकी समस्याओं को सांकेतिक करने वाले दृश्यों की शैली का विकास हुआ। अब जो कला है वह ड्राइंग रूम के अंतर्गत हम देखी जा सकती हैं। गुजरात और अहमदाबाद के अंतर्गत कला केंद्र स्थापित किए गए जिनसे कई प्रसिद्ध भारतीय जो है चित्रकार हैं वह निकल करके सामने आए। नृत्य और संगीत के अंतर्गत हम देखें तो पश्चिमी सभ्यता में भारत में पूर्णतः नवीन शैली की स्थापना की। पश्चिमी संगीत कि अगर हम देखें तो जो इंस्ट्रूमेंट भारतीय संगीत के अंतर्गत काम में आते थे वो बहुत कम हुआ करते थे। ढोलक, हारमोनियम, ये इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के पश्चात या पाश्चात्य संस्कृति के पश्चात यहाँ पे जो वाद्य यंत्र उसमें वायलिन आ गया, गिटार आ गया, माउथ ऑर्गन आ गए, कांगो बांगो आ गए, ड्रम्स आ गए, उसको हम देख सकते हैं। जो भारत के अंतर्गत नृत्य शैलियाँ चल रही थी उस नृत्य शैली के स्थान पर जो पश्चिमी नृत्य शैलियाँ हैं वे विकसित हुई। कैबरे देखें, ट्विस्ट देखें या बैले शैली के डांस देखें तो वो यहाँ पर आने लगे। तो वाद्य यंत्रों और जो उधर का संगीत था, जो हमारा संगीत पूर्ण रूप से मधुर संगीत हुआ करता था, वो वर्तमान में देखें तो कान फोड़ू जो संगीत होता है, बहुत तेज, जिसके अंतर्गत म्यूज़िक बीट्स होती हैं, उस प्रकार का संगीत यहाँ पर प्रचलित होने लगा। उच्च वर्ग के जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने पाश्चात्य जो था या यूरोपीय ढंग के साथ जो नृत्य शैली थी उस नृत्य शैली को करना सीखा और धीरे धीरे उसका प्रभाव आम भारतीय जो था उसके जीवन पर भी पड़ा। तो हम देखें इस तरह से तो बहुत सारा प्रभाव जो है अलग अलग क्षेत्रों में वह भारतीय समाज के ऊपर यहाँ पर पश्चिमीकरण के कारण पड़ा है। भारतीय जीवन के ऊपर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो प्रभाव पाश्चात्यकरण में पड़ा वो ब्रिटिशर्स का पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शासन किया, तो उनका प्रभाव यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये पश्चिमीकरण का कुछ भारतीय समाज के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।